मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी के चैप्टर 5 संगठन ऑर्गेनाइज के पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम आज ज्ञात करेंगे संगठन की विशेषताएं, संगठन का उद्देश्य एवं संगठन का महत्व या लाभ। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, संगठन। तो संगठन है क्या, तो क्या होता है संगठन? किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य से एक स्थान में एकत्र होकर कार्य करो, क्या कहलाता है? हमारा संगठन कहलाता है। तो ये हमने जाना संगठन। अब हम जानेंगे संगठन की विशेषताएं, संगठन का उद्देश्य और संगठन का महत्व। इस सब का हम क्या करेंगे आज? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम संगठन की विशेषताएं। तो देखिए, संगठन होता क्या है ये तो सभी ने जान लिया। अब हम देखते हैं संगठन का विशेषता या लक्षण। तो पहला है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा उद्देश्य है निश्चित उद्देश्य का होना। तीसरा विशेषता है लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। चौथा व्यक्तियों का समूह होना। पांचवा संगठन में नेतृत्व का होना। छठवां संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। सातवां संगठन क्रियाशील होता है। आठवां कर्मचारियों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य। नौवां औपचारिक संबंध होना चाहिए। और 10वां है संगठन सभी क्षेत्र में हो सकता है। ये हो गया हमारा संगठन की विशेषता। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो पहला विशेषता क्या है संगठन में? तो एक व्यक्ति अपने आप को संगठन नहीं कह सकता है। अतः संगठन हेतु कम से कम दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं। देखिए, संगठन मतलब दो से अधिक व्यक्तियों को मिलकर किया गया कार्य, अर्थात दो से अधिक व्यक्ति क्या कहला सकते हैं? संगठन बन सकते हैं। अगला है निश्चित उद्देश्य का होना। तो संगठन की विशेषताएं में सेकंड है संगठन में निश्चित उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य के व्यक्तियों का समूह संगठन नहीं हो सकता। जैसे कि किसी स्थान पर 1000 लोग बिना उद्देश्य के एकत्र हैं, तब वह संगठन न होकर मात्र क्या कहलाएगी? भीड़ कहलाएगी। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि बिना उद्देश्य के व्यक्तियों का समूह संगठन नहीं बन सकता है ना। मतलब जब तक हम निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक समूह संगठित नहीं कर लेंगे, वह हमारा संगठन नहीं कहलाएगा। अगर हम किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा संगठन कहलाता है। अब तीसरा चलते हैं लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। तो देखिए, संगठन की विशेषताओं में तीसरा बोला जा रहा है लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। अर्थात संगठन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि लक्ष्य या उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो। अर्थात हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य हमें पहले से निश्चित ज्ञात हो जाए एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही संगठन बनाया जाता है। अतः संगठन के पूर्व लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अर्थात हमें कौन सा टारगेट को पार करना है अपने व्यवसाय में, ये हमें पहले से जानकारी एकत्रित हो जाना चाहिए। अगला है व्यक्तियों का समूह होना। तो देखिए, पशु पक्षी एवं अन्य प्राणियों का समूह संगठन नहीं हो सकता। संगठन केवल व्यक्तियों का ही हो सकता है। ठीक है, यदि फर्म या कंपनियों के भी विधान द्वारा व्यक्ति कहा गया है, किंतु ये कृत्रिम व्यक्ति हैं, इसलिए 4 या 14 कंपनियों का एक साथ कार्य करने को समूह कहेंगे, संगठन नहीं कहेंगे। अर्थात ग्रुप में कहा जाता है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कहा जा सकता। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि संगठन केवल व्यक्तियों का ही हो सकता है और किन्हीं चीज़ों का नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम पांचवा समझते हैं संगठन में नेतृत्व का होना। तो देखिए, विभिन्न व्यक्तियों या उनके समूह को सही दिशा देने वाले एक नेता का होना क्या है? आवश्यक है। बिना नेता के लक्ष्य की प्राप्ति होना क्या हो जाता है? कठिन कार्य है। इसलिए अब छठवां है आपका संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। तो संगठन एक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें निरंतर कुछ कार्य चलते रहते हैं, जैसे क्रय विक्रय, विपणन, आपसी समन्वय, संदेश वहन आदि। ये क्या हो गया आपका? संगठन प्रक्रिया के रूप में। सातवां है आपका संगठन क्रियाशील होता है। तो देखिए, कुछ व्यक्तियों का एक समूह एकांत में 1 सप्ताह तक बैठा रहा, ठीक है, यह संगठन नहीं हो सकता। संगठन में कुछ क्रियाएं चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक अवश्य होनी चाहिए। ये क्या हो गया आपका? संगठन क्रियाशील रहता है। 8वां का कर्मचारियों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य। तो देखिए,
किसी उपक्रम के कर्मचारियों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? संगठन कहते हैं। किसी उपक्रम के कर्मचारियों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की हमारी क्रिया क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, क्योंकि संगठन में कर्मचारियों और उनके कार्यों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रसिद्ध वाणिज्य शास्त्री जी.ई. मिलर तथा W.R. स्पीगल ने भी अपनी परिभाषा में संगठन के इसी पक्ष पर क्या किया है? सबसे ज्यादा जोर दिया है। अब अगला है आपका 9वां। तो देखिए, औपचारिक संबंध होना चाहिए। तो संगठन की विशेषताओं में 9वां बोला जा रहा है, संगठन में सभी सदस्यों के बीच एक संबंध होना चाहिए। यह संबंध कोई पद, छोटा, बड़ा या बॉक्स आदि हो सकता है। संबंध के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। देखो क्या बोला जा रहा है कि कोई भी संबंध हो, सबके बीच में क्या हो, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन उनके बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, अर्थात उनके बीच में औपचारिकताएं मतलब सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। अब 10वां देखिए, संगठन सभी क्षेत्र में हो सकता है। संगठन केवल व्यवसाय व उद्योग का ही नहीं होता, अपितु सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक भी हो सकता है। हमारा विद्यालय भी एक प्रकार से क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अर्थात इन सभी से क्या स्पष्ट होता है कि हमारा घर हो गया, विद्यालय भी एक प्रकार का क्या है? संगठन है। विद्यालय के संगठन के नेता या अधिकारी कौन कहलाते हैं? प्राचार्य कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा संगठन की विशेषताएं। अब है संगठन के उद्देश्य। तो देखिए, संगठन के उद्देश्य के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया गया है? तो उत्पादन में मितव्ययिता, समय व श्रम में बचत, श्रम व पूंजी में मधुर संबंध, सेवा भावना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, संस्था को सशक्त बनाना और अन्य उद्देश्य। तो पहला समझते हैं हम क्या? उत्पादन में मितव्ययिता। तो संगठन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में क्या करना है? मितव्ययिता लाना है, अर्थात न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना प्रत्येक उपक्रम का क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूनतम लागत के साथ साथ वस्तु की गुणवत्ता व मात्रा में गिरावट नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया? हमारा उद्देश्य हो गया। इसी के अंतर्गत दूसरा है आपका समय व श्रम में बचत। ठीक है, देखो पहला में क्या बोल दिया गया है? उत्पादन में मितव्ययिता, अर्थात जो भी उत्पादन हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या लाना है? उनकी गुणवत्ता में, उनकी मात्रा में गिरावट नहीं आनी चाहिए, तभी हमारा व्यापार क्या हो सकता है? अच्छे से चल सकता है। ठीक है, अब उसी में दूसरा बोला जा रहा है समय व श्रम में बचत बोला जा रहा है। तो ठीक है, संगठन में श्रेष्ठ मशीनें व यंत्र तथा श्रेष्ठ प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, जिसके कार्य के समय व श्रम में काफी बचत हो जाती है। संगठन द्वारा बड़े पैमाने में उत्पादन के लाभ लिए जा सकते हैं। अर्थात क्या बोला जा रहा है? संगठन जो हम करते हैं उसमें मशीनें या फिर किसी और यंत्रों का क्या कर सकते हैं? हम उपयोग में ला सकते हैं, ताकि हमारे समय और श्रम की क्या हो सके? बचत हो सके। तीसरा है श्रम और पूंजी में मधुर संबंध। तो श्रमिकों व मधुर संप्रबंध के बीच मधुर संबंध स्थापित करना भी संगठन का एक क्या है? प्रमुख उद्देश्य माना गया है, क्योंकि जब तक श्रमिकों और के बीच और प्रबंध के बीच में मधुर संबंध स्थापित नहीं होगा, हमारा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? मधुर संबंध स्थापित होना चाहिए। इस हेतु कुशल संगठनकर्ता की नियुक्ति कर श्रम पूंजी के हितों की रक्षा क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? तीसरा हमारा श्रम पूंजी में मधुर संबंध। अब चलते हैं हम चौथा, क्या बोला जा रहा है? सेवा भावना। तो वर्तमान सामाजिक चेतना एवं जन कल्याण के कारण प्रत्येक व्यवसायी का उद्देश्य प्रथम सेवा फिर लाभ हो गया है। वैसे ही भी प्रत्येक व्यवसायी को समाज सेवा कर अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में प्रत्येक संगठन, चाहे वह आर्थिक हो या अनार्थिक, सभी का उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल सेवा करना होता है। चौथा है आपका सेवा भावना। देखिए, वर्तमान सामाजिक प्रणाली चेतना जंग रंग प्रत्येक व्यवसाय के उद्देश्य ये हो गया आपका। अब है पांचवा आपका निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। तो देखिए, संगठन कोई भी हो सकता है या कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, मतलब प्रत्येक संगठन का अपना कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना संगठन का क्या कहलाता है? उद्देश्य होता है। छठवां है आपका संस्था को सशक्त बनाना। तो जैसा कि कहा जाता है कि संगठन का दूसरा नाम क्या है? शक्ति है। अतः संस्था को मजबूत व सशक्त बनाने के लिए मजबूत संगठन का होना बहुत आवश्यक है। अतः संस्था को मजबूत सशक्त बनाना संगठन का एक परम उद्देश्य होता है। अब देखिए, अन्य उद्देश्य में किसको शामिल किया गया है? तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना, उपक्रम के विकास की संभावनाओं को शक्तिशाली बनाना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक अस्थिरता को दूर करना, मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ये हमने क्या समझा? संगठन का उद्देश्य। हमें अपने संगठन का उद्देश्य को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं।